Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. Questions के थ्रू देखेंगे न्यूज़ आज इम्पोर्टेंट क्या है. इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन न्यूज़ जो है वो ये है कि हमने जब बजट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को ओपन करने की बात की जा रही थी कि वो उनको हम इस्टेब्लिश करेंगे. यूनियन मिनिस्टर ने ऐसा बोला था. और क्यों करेंगे? क्योंकि हमको इको फ्रेंडली चीज़ें करनी थी. दूसरी चीज़, हमको सारे के सारे पेस्टिसाइड वगैरह जितने भी थे उनको कंट्रोल करना था. ठीक है. फिर हमको लोकल एरिया में जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं उनको स्टडी करके वहाँ पर चीज़ों को इन्वेस्ट करना था ताकि लैंड फर्टाइल बन सके. अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा तुम लोगों को. ठीक है. तो यूनियन बजट में जो आई थी चीज़ें उन्हीं पर आगे न्यूज़ है ये. और ये न्यूज़ रिलेटेड है किससे? बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर से. तो बोल रहा है इसमें कि विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स अंडर कौन सा मिशन है? नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग. नेचुरल फार्मिंग की बात की जा रही थी. बायो पेस्टिसाइड्स जो बनाने की बात की जा रही थी वो भी सारे नेचुरल की बात कर रहे थे. तो इसमें ये बोल रहा है कि जब हम बीआरसीज इस्टेब्लिश करेंगे तो पर बीआरसीज इस्टेब्लिश करने का अमाउंट कितना दिया जाएगा, वो फाइनेंशियल असिस्टेंसी कितनी है, तो वो है 1,00,000 रुपए पर सेंटर. ठीक है. अब कितने सेंटर खोलने की बात कर रहे थे? 10,000 की समथिंग. ठीक है. यूनियन बजट में बात जो की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू वो कितने की गई थी? अप टू 10,000. और ये सारे के सारे जो खोले जाएंगे ये लोकल एरियाज में उन ज्योग्राफिकल लोकेशंस की स्टडी करने के लिए की जाएंगे ताकि लैंड फर्टाइल हो सके, हम नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ सके, हम बायो जो पेस्टिसाइड बना रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो. ठीक है. टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट फॉर परचेज फार्मर एंड डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरियाज. यही सारी बात थी, वही रिपीट हो रहा है. ठीक है. जो कि यूनियन बजट में बात की जा रही थी. ठीक है. इसके साथ साथ हाईलाइट क्या है कि 1,00,000 रुपए तो मिलेगा पर सेटअप पर बीआरसी के. दूसरी चीज क्या है कि ये प्रोग्राम कौन कौन सी और स्कीम है जिनको इंक्लूड करता है. ठीक है. एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नेचुरल फार्मिंग का तो इनिशिएटिव जो नेशनल है उसको तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ किसको करता है? इसके साथ साथ करता है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. यही बीआरसीज हैं. फिर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स. ठीक है. तो इसमें क्या क्या हमने देखा कि 1,00,000 रुपए तो पर बीआरसीज के सेटअप के लिए दिया जाएगा. साथ में 2 स्कीम भी हमने देखी जिनको ये इंक्लूड करता है नेशनल फार्मिंग के अलावा. फिर हमने देखा कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस की स्टडी को करेगा. क्यों? क्योंकि सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना है और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट करना है. आगे क्वेश्चन क्या है? केयर ने सेकंड टाइम रेटिंग निकाली है. इससे पहले जो रेटिंग निकाली थी 23 में, अब 25 में रेटिंग इसने सेकंड टाइम निकाली है. तो पूछ रहा है कि केयर रेटिंग लिमिटेड जो है, ठीक है, जिसे केयर एड भी बोल देते हैं, इसने अपनी सेकंड एडिशन निकाला है रेटिंग का. तो कौन सा स्टेट टॉप किया है इसमें? तो महाराष्ट्र किया है. ठीक है. देख लेते हैं. 2 ग्रुप्स में डिवीजन है. एक तो लार्जर स्टेट जो हैं जिनका ज्योग्राफिकल लोकेशन एरिया बहुत ज़्यादा है. दूसरे ग्रुप बी है जो स्मॉल स्टेट्स हैं जिनका ज्योग्राफिकल एरिया अगर देखा जाए तो वो कम है या हिली एरियाज, हिली स्टेट्स हैं वो. ठीक है. तो ग्रुप बी में देखें तो फर्स्ट पे कौन है? ज्योग्राफिकल लोकेशन कम किसकी है? गोवा, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश और आसाम. ठीक है. लेकिन लार्जर स्टेट में अगर देखें तो महाराष्ट्र स्कोर कितना है? 56.5. उसके बाद में गुजरात 52.4, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना और तमिलनाडु. इनमें कोई भी अगर तुम देखोगे यहां से तो तुमको कोई भी लार्जर एरिया वाला नहीं मिलेगा एक्सेप्ट महाराष्ट्र. राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र इसमें इंक्लूड आ गया. उसको अगर हटा दो तुम फिर यूपी, एमपी, ये नहीं है. तो अगर तुमको कंफ्यूजन
करने के लिए वो ये चीज़ें डाल सकते हैं, राजस्थान डाल दिया, यूपी डाल दिया, एमपी डाल दिया, नहीं है। मैक्सिमम तुम देखोगे तो तुमको सदर्न स्टेट्स मिलेंगे, सदर्न इंडियन स्टेट्स मिलेंगे, ठीक है। स्कोर्स पूछे जा सकते हैं, स्कोर्स को कितने थे, लेकिन इन स्कोर के अलावा फर्स्ट टाइम जब ये एडिशन निकाला था इन्होंने, जो इनका इनॉग्रल एडिशन था, पहला एडिशन जो था, उसमें इंडिकेटर्स कम थे। इस बार इंडिकेटर्स बढ़ा के कितने कर दिए, 50 इंडिकेटर्स कर दिए, और 7 पिलर्स हैं। वो पिलर्स भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं भाई। 7 पिलर्स हैं। इकोनॉमिक पहला देखा जाएगा, फिस्कल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल गियर और गवर्नेंस, एनवायरमेंट, और यूजिंग 50 इंडिकेटर्स, मतलब 50 और इंडिकेटिंग एरियाज हैं, फैक्टर्स हैं, जिनको ध्यान में रख के ये पूरी की पूरी रेटिंग की गई है, ठीक है, रैंकिंग की गई है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि भाई कौन से सिटी को अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरियाज को लेकर जो है उसको उसने कितना 150 करोड़ का फंड रेज किया है थ्रू इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। अब ग्रीन बॉन्ड्स तो तुम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, कि इको फ्रेंडली चीज़ें जब कर रहे होते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी पैसा वगैरह मिलता है फिर उसमें चीज़ें रहती हैं, तो वो तो ग्रीन बॉन्ड होता है। ये है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक है। तो किसको मिला है, गाजियाबाद को मिला है। 2021 में भी ये चीज़ न्यूज़ में थी। तो अब म्यूनिसिपल, एज ए म्यूनिसिपल गाजियाबाद ऐसा पहला इंडिया का सिटी है जिसने सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड से कितना 150 करोड़ रुपए रेज किया है, ठीक है, लिया है। तो गाजियाबाद नगर निगम है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत है, कितना है 150 करोड़ फंड रेज किए हैं, हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर, ये सारी चीज़ों को लेकर है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जो है वो 40% प्रोजेक्ट कॉस्ट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय गाजियाबाद म्यूनिसिपल बॉडी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक हो सकती है। उसके बाद में क्या है कि एडवांस फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाएगा। एडवांस फिल्ट्रेशन क्या होता है, नैनो फिल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस तो सब लोग जानते ही हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऐसे समझो कि यहाँ पर कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर में इम्प्योरिटी है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई सेमी मेम्ब्रेन लगा दिया, झिल्ली समझ लो, ठीक, और यहाँ से सॉल्यूशन में मैंने इस साइड से प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर डाला, तो इस सॉल्यूशन में जो वाटर है और जो इम्प्योरिटीज हैं उनमें से वाटर अलग हट जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर पूरा का पूरा जो इम्प्योरिटी है वो बच जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बोल रहा है, तो बोल रहा है 95 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क इंस्टॉल किया जाएगा जो ट्रीट करेगा वाटर को, ठीक है, कितने 1400 प्लस इंडस्ट्रियल यूनिट को, रिड्यूसिंग फ्रेश वाटर डिपेंडेंसी, कि जो फ्रेश वाटर की डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा, ठीक है। कितना 95 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क को जनरेट करेंगे, उसके थ्रू कितना 1400 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उनको पानी मिलेगा, और इस तरह से फ्रेश वाटर का जो डिपेंडेंसी है वो कम होगा। आगे देखो, अगला है युगम, यूनिट अकेडमिया इंडस्ट्री एंड इनोवेटर्स फॉर विकसित भारत। अभी प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, इसको भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया। तो पूछ रहा है कि इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो कौन कौन से ट्रू हैं। पहली चीज़ तो IIT कानपुर और IIT जो बॉम्बे है वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी सुपर हब्स। अब सुपर हब्स कैसे, AI के लिए हो सकता है कोई, ठीक है। तो IIT कानपुर में जो सुपर हब
डाला गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डाला गया है, और आईटी कानपुर में जो डाला गया है वो रिसर्च इनोवेशंस के लिए डाला गया है। उसके बाद में दूसरा क्या है दे रहा है स्टेटमेंट कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है और वदावी फाउंडेशन एक्सचेंज है जो है उसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, बिल्कुल सही है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वदाई ने मिलकर ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री जी ने ये इनॉग्रेट जो किया है उस प्रोग्राम को ये लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया है इन दोनों ने मिलके। फिर वदाई इनोवेशन नेटवर्क जो है उसके बारे में बोल रहा है कि सेंटर विल बी सेटअप लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट रिसर्च कॉमर्शलाइजेशन, बिल्कुल सही। तीनों इसमें स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इनसे रिलेटेड देख लेते हैं। आईटी बॉम्बे बायोसाइंस बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ मेडिसिन मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इसको इसमें सुपर हब्स खोलने की बात की जा रही है। वहीं आईटी कानपुर में एआई और इंटेलिजेंस सिस्टम से रिलेटेड की बात की जा रही है। जो विन है मतलब वदावी इनोवेशन नेटवर्क सेंटर, इसने और किसने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर क्या किया, एक पार्टनरशिप की है, ठीक है। एमओआई साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वदाई फाउंडेशन ने इन कोलैबोरेशन ये पूरा का पूरा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराया है, ठीक है। तो युगम से रिलेटेड चीजें कौन कौन सी थी, पहली तो भाई किन्ने ऑर्गेनाइज कराया है कॉन्क्लेव, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके साथ में मिलके, वदाई फाउंडेशन के साथ मिलके। उसके बाद में सुपर हब्स कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, वो सॉरी आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद में लेटर ऑफ इंटेंट जो साइन किया उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले न्यूज में पूछना चाह रहा है कि कौन सा स्टेट इंडिया में फर्स्ट बन गया है जिसने रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को जनरेट किया है, ठीक है, लॉन्च किया है। तो वो है एमपी। अब भाई ये होता क्या है, अगर कोई ज्योग्राफिकली एरिया में फॉरेस्ट है तो इस फॉरेस्ट में कितना ब्रीडिंग डिफरेंट टाइप का पूरा ट्रीज हैं, स्पीसीज हैं, ये सारी चीजें हैं, उनके बारे में जानकारी, साथ ही साथ वो चेंज क्या आ रहा है उनमें। तो एक स्मॉल यूनिट अगर ले लो 10x10 मीटर का, ठीक है, तो ये जानकारी तक यूनिट वाइज तुमको मिलती रहे, इसको बोलते हैं रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेनेशन में क्या है। भाई एमपी बना है फर्स्ट, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम टू मॉनिटर फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट एंड ट्री फेलिंग, ठीक है। अब इस सिस्टम में जो 5 फॉरेस्ट एरियाज हैं एमपी में, पहले तो उनको कवर किया गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जो रियल टाइम हम एआई बेस्ड लाए हैं फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, उसमें कौन कौन से 5 फॉरेस्ट की बात की जा रही है, क्योंकि 5 ऑप्शन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, तो एक को उसमें से हटा देगा। तो वो 5 कौन से हैं, शिवपुरी में है, गुना में है, विदिशा में है, बुरहानपुर है और खांडवा रीजन है, ठीक है। और एक्सपेंड स्टेट वाइड करने की बात कब की जा रही है, 7 जून 2025 से। उसके बाद सिस्टम यूटिलाइज कैसे करेगा, सैटेलाइट इमेजनरी और स्मॉल टू स्मॉल एरिया 10x10 मीटर तक का इसमें एज यूनिट के तौर पर रख के कवर किया जाएगा वो सारा, ठीक है। फिर इंटीग्रेट सैटेलाइट किससे किया गया है डाटा के लिए, गूगल अर्थ इंजन से, एआई एल्गोरिथम, ग्राउंड फीडबैक इनटू यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसने एक एमओयू साइन किया है किस के साथ में, टू इनहांस एम्प्लॉयमेंट वाया नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। अब नेशनल करियर सर्विस पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो कुछ दिन पहले तुम लोगों ने ये न्यूज़ में हमने कवर भी किया था, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने इस पर बनाए थे, किसने
पिंक रैपिडो लॉन्च किया है या पिंक व्हीकल लॉन्च किया है, तो वो रैपिडो था। ठीक है, तो इस बार भी रैपिडो के साथ में ये साइन किया गया है। वुमेन के लिए वो था, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के जॉब क्रिएशन के लिए, सर्विस उनको मिले, वो सर्विस कर सके। ठीक है, तो इसके लिए पिंक रैपिडो की बात की गई थी। ठीक है, तो रैपिडो के साथ में किया गया है। एक इसमें बोल रहा है कि जो भी हम जनरेट कर रहे हैं 50 लाख के करीब जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो 1 से 2 साल के बीच का हम टारगेट ले रहे हैं, जिसमें से 5 लाख जॉब्स प्रॉपर वुमेन के लिए रहेंगी। ठीक है, बाद बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कमला सुशीला प्रसाद बेसर जो हैं वो किस देश की 9th PM बनी हैं। ये ऑलरेडी PM रह चुकी हैं, इनका ये 2nd टर्म है। ठीक है, ये 6th PM थी और ये पहली एक लेडी ऐसी हैं अपने देश का नाम देख लेते हैं, त्रिनिदाद टोबागो। ठीक है, कैरेबियन 2 आइलैंड है जिनको मिलके ये नेशन बनता है, वहाँ की ये PM बनी है। ये इस कंट्री की 6th PM भी रह चुकी हैं और ये पहली इस कंट्री में ऐसी फीमेल हैं, वुमेन हैं जो PM भी रह चुकी हैं, साथ साथ में ये अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। ठीक है, देखते हैं इनसे रिलेटेड चीज़ों को। पहली बात, इनकी पार्टी का नाम इम्पोर्टेंट है, तो यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस की इनकी पार्टी है। ठीक है, इनका ये 2nd टर्म है। ऑलरेडी ये एज अ 6th प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर सर्व कर चुकी हैं। कब से कब? 2010 से लेकर 2015 तक। अभी इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो स्टुअर्ट रिचर्ड यंग को इन्होंने सक्सीड किया है और उसके बाद में ये 9th बनी है। ठीक है, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड रोल एज प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, अपोजिशन लीडर के तौर पर भी ये रह चुकी हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आ जाती है तुम्हारे कि ये एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कब रही हैं, तो वो है 2010 से 2015। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जब अपना रेजिग्नेशन दिया था उसके बाद जो PM बने थे वो किस पार्टी से थे, और जस्टिन ट्रूडो जिस पार्टी से थे उससे पहले भी अगर तुम कनाडा में फ्लो देखोगे तो पिछले 4 बार से एक ही पार्टी जीत रही है, वो है लिबरल पार्टी कनाडा में। ठीक है, तो जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद में हमको इलेक्शन के थ्रू वहां पर PM मिले, और PM कौन थे? मार्क कार्ने। ठीक है, इन्होंने कनाडा का फेडरल इलेक्शन जीत लिया है। जरूरत कितनी होती है? 172 की, जिनमें से 3 कम इनको सीट मिली 169। ठीक है, तो या तो इन सबसे इंपॉर्टेंट जो है मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है वो लिबरल पार्टी से ही अगर पूछेंगे तो वो पूछेंगे कि कौन सी पार्टी कॉन्जिक्यूटिवली 4 बार लगातार कनाडा में जीत रही है। ठीक है, इसी के साथ आज के क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूज़ बेस्ड हमने कवर कर लिए हैं। कोई भी अगर एग्जाम से रिलेटेड आपको ऐसा लगता है कि परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उन परेशानियों को, उन समस्याओं को, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर करने में, उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसी तरह से आप हमारे साथ करंट अफेयर के सेशंस में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।